हमारे फ़ोन में कौन से ऐप्स हों, ये फैसला हमारा होता है ना? लेकिन क्या हो अगर सरकार तय करने लगे कि एक ऐप तो आपके नए फ़ोन में पहले से ही होना चाहिए। आज की चर्चा इसी एक सवाल से शुरू हो रही है, जो तकनीक, सुरक्षा और हमारी निजता के बीच की महीन रेखा पर है। बिल्कुल। और ये सवाल अब सिर्फ थ्योरी में नहीं है। सरकार ने संचार साथी नाम के एक ऐप को सभी नए स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया है। हाँ, मैंने भी सुना। सरकार का कहना है कि इसका मकसद डिजिटल फ्रॉड और चोरी को रोकना है। वही। लेकिन विपक्ष और जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो इसे एक बड़े निगरानी के हथियार के तौर पर देख रहे हैं। तो आज हमारे पास द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण के लेख हैं और सब इस पर अलग अलग एंगल दे रहे हैं। सरकार की दलीलें, विपक्ष के आरोप और एप्पल जैसी कंपनियों का कड़ा रुख भी। तो चलिए फिर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये ऐप आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ एक सुविधा है या फिर निगरानी का एक दरवाज़ा, और साथ ही दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे की असली कहानी क्या है, और देश के अलग अलग कोनों में लोकतंत्र की प्रक्रिया में क्या कुछ चल रहा है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये संचार साथी ऐप। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी का ये ऑर्डर है कि मार्च 2026 से भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड आएगा। हाँ, और सरकार का तर्क बहुत सीधा है। उनका कहना है कि ये ऐप चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने में मदद करेगा। और वो जो लाखों फर्जी सिम कार्ड्स चल रहे हैं उन पर भी लगाम लगाएगा। बिल्कुल। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ये आश्वासन भी दिया है कि अगर यूजर्स को ये ऐप नहीं चाहिए तो वो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐप को डिलीट करने का ऑप्शन है तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मतलब सुनने में तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर लगता है। सवाल बहुत वाजिब है और विपक्ष इसी विरोधाभास को पकड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक सबका यही कहना है कि जब आप किसी चीज को अनिवार्य यानी कंपल्सरी बनाते तो फिर ये कहना कि वो स्वैच्छिक है, ये तो एक मजाक जैसा लगता है। सही बात है। सीपीआईएम के सांसद हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने इसे सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन बताया है। उनका तर्क है कि सहमति का मतलब होता है चुनने की आजादी, और जब कोई ऐप आपके फोन में आपकी मर्जी के बिना पहले से ही मौजूद है तो सहमति तो वहीं खत्म हो गई। भले ही आप उसे बाद में हटा सकें, पर वो पहली एंट्री तो बिना पूछे हुई ना। और ये चिंता सिर्फ नेताओं तक तो सीमित नहीं होगी। टेक एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल। मैं द हिंदू की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें साइबर सुरक्षा सलाहकार आनंद वेंकट नारायणन ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। क्या? उनका कहना है कि इस तरह के प्री इंस्टॉल्ड सरकारी ऐप्स का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। गलत इस्तेमाल मतलब? जैसे स्पाईवेयर फैलाने के लिए। एग्जैक्टली। मैलवेयर या स्पाईवेयर, ये एक बहुत बड़ी चिंता है और इसका सीधा कनेक्शन रूट एक्सेस से है। एक मिनट, ये रूट एक्सेस क्या होता है? आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आपके फोन का असली मालिक कौन है। ज्यादातर ऐप्स जो हम डाउनलोड करते हैं वो मेहमान की तरह होते हैं। ओके। वो सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितनी आप इजाजत दें। लेकिन रूट एक्सेस का मतलब है कि ऐप के पास घर की चाबी नहीं, बल्कि पूरे घर के वो मालिकाना हक के कागजात हैं। बाप रे। वो चाहे तो दरवाजे खिड़कियां बदल सकता है और आपको शायद पता भी ना चले। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम में यही खास अधिकार मिल जाते हैं। ये तो सुनने में ही डरावना है। तो क्या इस पर कोई कानूनी पक्ष भी है? हमारी निजता यानी प्राइवेसी का क्या? बिल्कुल। द हिंदू के एक संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले का जिक्र है। हाँ, वही फैसला जिसने निजता को हमारा मौलिक अधिकार बनाया था। बरी संपादकीय सवाल उठाता है कि क्या ये कदम आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी की कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब जिस समस्या को सुलझाने की कोशिश हो रही है, क्या उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना जरूरी है, खासकर तब जब चोरी हुए फोन को ट्रैक करने के लिए संचार साथी का वेब पोर्टल और एसएमएस जैसे तरीके पहले से मौजूद है, जो हमारी प्राइवेसी में कम दखल देते हैं। सही। तो क्या ये जरूरत से ज्यादा बड़ा कदम है? यही सवाल है। और मामला यही नहीं रुकता। सुनने में आया है कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी इस आदेश को मानने के मूड में नहीं है। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि एप्पल इसका विरोध करने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि ये उनकी ग्लोबल प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ जाता है। तो ये लड़ाई अब सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच नहीं रही।
नहीं, अब ये सरकार और बड़ी टेक कंपनियों के बीच भी बनती दिख रही है। देखिए, एक तरफ डिजिटल सुरक्षा की जरूरत है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आंकड़े भी दिए कि ऐप ने 1.75 करोड़ फर्जी कनेक्शन पकड़े हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन दूसरी तरफ नागरिक की निजता और अपनी डिवाइस पर अपने कंट्रोल का मौलिक अधिकार है। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक तरफ सरकार हमारे फोन के जरिए हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और साफ करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ हमारी असल दुनिया में, खासकर दिल्ली में, सांस लेना भी असुरक्षित होता जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण का संकट तो जैसे हर साल की कहानी बन गया है। हाँ, लेकिन इस साल की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? द हिंदू का एक डेटा एनालिसिस कुछ हैरान करने वाली बात बताता है। इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पिछले 5 सालों में सबसे कम हुई हैं। अच्छा, कितनी कम? लगभग 90% की गिरावट। क्या बात करी है, 90%? मतलब इतने सालों से जिस पराली को सबसे बड़ा विलेन बताया जा रहा था, वो कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। तो फिर भी दिल्ली की हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में क्यों है? ये धुआं आ कहां से रहा है? यही तो इस कहानी का असली सार है। देखिए, पराली जलाना एक आसान और बाहरी विलेन था जिस पर उंगली उठाना राजनीतिक रूप से बहुत आसान था। लेकिन अब डेटा साफ दिखा रहा है कि असली वजह दिल्ली के अंदर है। यहाँ का ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन की धूल और बाकी लोकल स्रोत। जब भी प्रदूषण बढ़ता है, ट्रैफिक से निकलने वाली NO2 और CO गैसों का स्तर भी आसमान छूने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही पूछा था। हाँ, कि भाई जब पराली कम जल रही है तो ये धुआं कहां से आ रहा है? बिल्कुल। और ये जमीनी हकीकत दिल्ली की राजनीति में भी दिख रही है। मैं दिल्ली नगर निगम MCD की बैठक की एक खबर पढ़ रहा था, जहां AAP की एक पार्षद शगुफ्ता चौधरी, हाँ, वो नेबुलाइजर मास्क पहनकर पहुंच गई थी। हाँ, तो एक सांकेतिक विरोध था जो दिखाता है कि हालात कितने खराब हैं। और उसी बैठक में हुआ क्या? GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 2 के तहत पार्किंग फीस को दोगुना करने का प्रस्ताव फिर से टाल दिया गया। यही तो दुविधा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निजी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए पार्किंग महंगी करने जैसे कड़े कदम उठाओ। लेकिन उसे लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखती है, क्योंकि ये फैसले वोटरों को नाराज कर सकते हैं। तो मैं राजा इकबाल सिंह ने धूल कंट्रोल करने और कचरा जलाने पर रोक लगाने जैसे निर्देश दिए हैं, लेकिन जो असल असर डालने वाले फैसले हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। तो दिल्ली एक अजीब सी जगह बन गई है, जहां आपकी सांसें सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपकी निगरानी के लिए कैमरे जरूर बढ़ रहे हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि पिछले महीने लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ, हाँ, उसके बाद अब वहां की सुरक्षा के लिए 120 नए CCTV कैमरा और एक नया कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। ये शहर की दोहरी चुनौती को दिखाता है। एक तरफ कॉमिक कॉन और AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलों में बम की अफवाहों का डर है। बिल्कुल, जिसके चलते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए डिजास्टर रेडी स्कूल सेफ्टी कैंपेन भी लॉन्च किया है। मतलब शहर को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, पर्यावरण से लेकर सुरक्षा तक। दिल्ली तो अपनी भौतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में लोकतंत्र की अपनी बुनियाद यानी चुनाव प्रक्रिया में कुछ बहुत दिलचस्प और जरूरी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, शुरुआत केरल से करते हैं। वहाँ मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं। ओके। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस काम के लिए 1 हफ्ता और मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को उचित और निष्पक्ष बताया। तो ये तो एक सामान्य प्रशासनिक मामला लगता है। इसमें गहरा मुद्दा क्या है? गहरा मुद्दा समय सीमा से कहीं ज्यादा बड़ा है। द हिंदू में राजीव कुमार का एक लेख इस पूरी प्रक्रिया की नींव पर ही सवाल उठाता है। नींव पर कैसे? उनका तर्क है कि जो पूरा रिवीजन हो रहा है, इसका आधार 2002 से 2004 की पुरानी कागजों पर बनी वोटर लिस्ट है। वो लिस्ट जो गलतियों से भरी पड़ी है। 1 मिनट, क्या हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, 5G चला रहे हैं और हमारे वोटर्स की गिनती 20 साल पुराने कागजों से हो रही है? बिल्कुल, यही तो विडंबना है। चुनाव आयोग के पास ECI नेट जैसा अपना आधुनिक शानदार डिजिटल सिस्टम है, लेकिन फिर भी इस पुरानी कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता बनी हुई है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि कई असली वोटरों के नाम लिस्ट से कट सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरानी लिस्ट में उनका नाम गलत था या था ही नहीं। तो ये सिर्फ 1 हफ्ते की देरी का मामला नहीं,
बल्कि हमारी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद के पुराने पड़ जाने का मामला है। सही पकड़ा। और जब लोकतंत्र की बुनियाद ही सवालों के घेरे में हो, तो न्याय की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। जम्मू का एक 36 साल पुराना मामला हमें यही दिखाता है। हाँ, ये 1989 का मशहूर रुबैया सईद अपहरण कांड है। इस मामले में सीबीआई ने एक आरोपी शफात अहमद शंगलू को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, जिसे एक टाडा अदालत ने खारिज कर दिया। हाँ, और वजह बहुत सीधी और कानून के राज के लिए बहुत जरूरी है। क्या वजह थी? अदालत ने कहा कि सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें इस आरोपी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं दिया गया है। कोई सबूत नहीं? नहीं। ये मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में सबूतों का महत्व क्या होता है। चाहे मामला कितना भी हाई प्रोफाइल या पुराना क्यों ना हो, अगर जांच एजेंसी अदालत के सामने ठोस सबूत नहीं रख पाती, तो न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करती है। और हाँ, ये भी दिखाता है कि 36 साल बाद भी न्याय की लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है। बिल्कुल। न्यायपालिका का दखल सिर्फ पुराने मामलों में नहीं, बल्कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो भी काफी अनोखा है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा मामला है। महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव हुए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोटों की गिनती पर ही रोक लगा दी। वोटों की गिनती पर रोक? ऐसा क्यों? अदालत का तर्क बहुत दिलचस्प था। चुनाव अलग अलग चरणों में हो रहे थे। अदालत ने कहा कि अगर पहले चरण के नतीजे घोषित कर दिए गए, तो वो दूसरे चरण के मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये एक दुर्लभ कदम है जहां न्यायपालिका ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीधे मतगणना के समय में हस्तक्षेप किया। और इस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही? जाहिर है बहस छिड़ गई है। कुछ इसे सही कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे चुनाव आयोग के काम में दखलंदाजी मान रहे हैं। ये न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बीच के नाजुक संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे तकनीक, पर्यावरण और लोकतंत्र की प्रक्रियाएं, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ संचार साथी ऐप के जरिए डिजिटल सुरक्षा की बात है, तो दूसरी तरफ हमारी निजता और निगरानी को लेकर गहरे सवाल हैं। वहीं दिल्ली का प्रदूषण संकट हमें याद दिलाता है कि समस्याओं के असली कारणों को समझे बिना सिर्फ बाहरी विलेन पर दोष मढ़ने से समाधान कभी नहीं मिलता। और केरल से लेकर महाराष्ट्र तक के मामले दिखाते हैं कि एक डिजिटल भारत में भी हमारी लोकतांत्रिक नींव को लगातार मजबूत और आधुनिक बनाए रखने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। एक तरफ हमारी मतदाता सूचियां हैं, जो 20 साल पुरानी कागजी दुनिया से निकलकर डिजिटल युग में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम अपने बेहद निजी और एडवांस्ड स्मार्टफोन पर सरकारी ऐप्स को बिना सवाल किए पहले से इंस्टॉल करवा लें। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। एक लोकतंत्र के कामकाज का क्या मतलब है जब उसके लोगों की गिनती करने वाले उपकरण उनकी निगरानी करने वाले उपकरणों से इतने पीछे रह जाएं?